नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। बीपीएससी बिहार पीसीएस के मेंस के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज हम यहाँ पे आपको देने जा रहे हैं। इसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा कि आंसर राइटिंग कैसे करना चाहिए, कैसे इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए, कैसे मेन बॉडी कंटेंट लिखना चाहिए, कैसे कंक्लूड करना चाहिए, कैसे कैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है, कैसे कैसे समझना चाहिए, कौन कौन से फ्लो चार्ट यूज करना चाहिए, सारी चीजें इसमें बताएंगे। आंसर राइटिंग का हमारा प्रोग्राम भी चल रहा है, पेड प्रोग्राम भी चल रहा है, उसमें आप पर्सनल गाइडेंस के लिए जो है ज्वाइन कर सकते हैं। 67 बीपीएससी का पीटी का ग्रुप भी चल रहा है, 66 का मेंस का भी चल रहा है, आगे भी कई सारे ग्रुप चलते रहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9696066089 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। यह सीरीज बिल्कुल फ्री रहेगी। यह सभी छात्रों के लिए है जो कोई भी कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, जिनको गाइडेंस की कमी है। यहां पे आपको सबसे अच्छी तरीके से यहां पे क्वेश्चन दिए जाएंगे, मॉडल क्वेश्चन दिए जाएंगे। इनसे कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आने की संभावना है। आप इसको सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, आप कोशिश करिएगा जो क्वेश्चन का हमने मॉडल आंसर दिया है उसको आप भी एक बार लिखिएगा और उसको कमेंट पे जरूर जो है लिख के दिखाइएगा, ताकि हम उस पर कमेंट पे फीडबैक दे सकें। ये फ्री का जो है फीडबैक रहेगा। सारे कमेंट अगर आप करते जाएंगे तो उसमें हमारी तरफ से आपको फीडबैक मिलेगा। प्लस इस वीडियो में सब कुछ आपको सीरीज में बताया जाएगा। जैसे यूपी पीसीएस की हमारी सीरीज चल रही है वैसे ही ये भी चल रही है। तो बीपीएससी के लिए, पीटी के लिए तो प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दे रहा हूं। इसी में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी हम करवा के जोड़ देंगे और प्लस जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये भी हम लगातार जारी रखेंगे। ठीक है, फ्री टेलीग्राम फॉलो करके रखिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 66वीं बीपीएससी के मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस सेशन, उनके मॉडल आंसर्स, उनकी की स्ट्रेटजीज। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके लिए लेकर आया है यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और ईपीएफओ के लिए शानदार धमाकेदार कोर्सेज, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, इवैल्यूएशन, आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज, ये सब अनुभवी फैकल्टी द्वारा लिए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू द मेन टॉपिक। आज की इस वीडियो में हम मुख्यतः 4 सेक्टर्स के क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला सेक्टर है इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिसमें हम क्वाड मीटिंग है, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इनकी मीटिंग अभी हाल ही में हुई है। वर्चुअल मीट, एक्सटर्नल मिनिस्टर्स की, विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई है। क्या मीटिंग हुई है, उनमें क्या डिस्कस हुआ है, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन है जुडिशरी से जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता पर एक सवाल लिया गया है। बैंकिंग और इकोनॉमी से बैड बैंक पर एक सवाल लिया गया है। और बिहार करंट अफेयर से 7 निश्चय जो प्रोग्राम है, अभी 7 निश्चय पार्ट 2 जो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने लॉन्च किया है, उसमें बजटरी एलोकेशंस किए हैं। वो स्कीम क्या है, पहले वाली स्कीम कैसी थी, अभी क्या है, वो किस तरह से बिहार के डेवलपमेंट में योगदान देने वाली है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। Recently, a Quad meeting has been organized virtually by the foreign ministers of these 4 countries. What is Quad and how it is going to change the geopolitics in the Indo-Pacific region? यानी कि Quad क्या है, how it is going to change the geopolitics and is it similar to NAM, that is non-aligned movement, गुट निरपेक्ष आंदोलन के क्या ये समान है, क्या उसी की तरह है? Quad क्या है? ये भू राजनीति यानी कि क्या बदलाव लाएगा, मुख्यतः किस रीजन में, इंडो पैसिफिक और साउथ चाइना सी रीजन में। तो ये क्वेश्चन हमारे बेसिकली 3 चीज़ें पूछ रहा है और हम इन तीनों चीज़ों को लाइन बाय लाइन कैटर करेंगे। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। एक मॉडल इंट्रोडक्शन। इंटरनेशनल रिलेशन इज अ ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर इन अ डायनामिक वर्ल्ड, दैट इज द रिलेशन इज गोइंग टू चेंज डे बाय डे एंड सिचुएशन बाय सिचुएशन। अंतर्राष्ट्रीय संबंध देश, काल और परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहते हैं, ठीक है। और इसीलिए हमें इनको देखते हुए अपने अपने हिसाब से अलायंसेस, संबंध और गुटों का और समूहों का निर्माण देश अपनी रणनीतिक, आर्थिक और जो है इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखते हुए वो अपने अपने ग्रुप समूह का निर्माण करते हैं। क्वाड भी एक इसी तरह का समूह है जो मुख्यतः दक्षिण चीन सागर और इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के लिए बढ़ती चुनौतियों का एक जवाब है। इस तरह से अपना आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं और चलते हैं इसकी बॉडी की तरफ कि ये एक्चुअली में क्या है, अब इसको डिफाइन करेंगे। क्वाड जो है वो 4 देशों का सुरक्षा संबंधी वार्ता है, काइंड ऑफ अ इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग बिटवीन द 4 कंट्रीज, दैट इज इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। फ्री एंड ओपन, यानी उसकी मुख्य बातें क्या क्या है, फ्री एंड ओपन प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन, यानी मुक्त एवं खुला इंडो पैसिफिक रीजन, जो पूरा अंडमान सी से लेके जो मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और दक्षिण सागर सी तक जो इंडो पैसिफिक रीजन जिसे कहते हैं, जिसमें आसियान के देश हैं, लोअर इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन आईओरा के देश है,
उनमें मुख्य और फ्री व्यापार, दैट इज़ मुक्त और किसी भी देश की हेजेमनी नहीं हो, किसी भी देश की ज़रूरत से ज़्यादा दखल अंदाजी ना हो, सब लोग व्यापार कर सके, वहाँ पे ट्रांसफरेबल हो, मोटरेबल हो, अनक्लॉज यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ सी, कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज का पालन हो, उसको देखने का काम कौन कर रहा है? क्वाड कर रहा है। ठीक है, इसके मुख्य थीम जिस पर अभी चर्चाएं हुई हैं, क्या क्या थीम है? तो म्यांमार में जो अभी संकट है, वहाँ की डेमोक्रेटिक सरकार को हटाकर आर्मी ने कब्जा कर लिया, उनको जनता कहते हैं। आतंकवाद से लड़ाई, काउंटर टेररिज्म, कोविड रेजिलियंस एंड सबसे इंपॉर्टेंट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एक वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना या उस पर बढ़ावा देना। जैसे कि आपको पता है कोविड-19 में जैसे ही चाइना में लॉकडाउन लगा, सारी दुनिया की सप्लाई चेन बाधित हो गई, और उसको काउंटर करने के लिए OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज़ ने ये डिसीजन लिया कि हमें एक नई सप्लाई चेन, एक नई मैन्युफैक्चरिंग हब को भी बढ़ावा देना चाहिए। उसके रूप में आसियान के भारत, वियतनाम, इस तरह के देशों का भी योगदान रहेगा, और इसीलिए एक नया सप्लाई चेन दैट इज़ वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण पर भी जोर देना, ये इसके प्रमुख ऑब्जेक्टिव्स या थीम्स हैं। अब देख लेते हैं कि ये किस तरह से भू राजनीति यानी जियो पॉलिटिक्स में बदलाव लाने वाला है। प्रेशराइजिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइनीज नेवी, चीनी नौसेना पर दबाव बनाएगा। मलाक्का जल संधि, मलाक्का स्टेट, जहाँ से चाइना का 70 से 75% व्यापार, तेल, खनिज, सामान सब जाता है, वो उसके लिए वो एक चोक पॉइंट बनाएगा, और इस पे क्वाड जो है वहाँ पर अपना नियंत्रण बनाकर चाइना पर उस दबाव बना सकता है जब वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों या उल्लंघनों, अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म्स का उल्लंघन करे, या फिर साउथ चाइना सी में जो छोटे छोटे देश हैं, दक्षिण चीन सागर में जो छोटे देश है, जैसे मलेशिया हो गया, ताइवान हो गया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इन पर जब वो अपनी शक्ति का असर्शन करे, जब उनके साथ वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़जोड़ी करे, तब हम वहाँ पर ये चीज़ कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेट सप्लाई तुमको पता ही है। दूसरा, उसके साथ इशू क्या है, क्या क्या समस्याएं हैं क्वाड के साथ? क्वाड की कोई स्पेसिफिक रोड मैप नहीं है, ये एक जल्दबाजी में लिया गया एक समूह है जिसका कोई विस्तृत प्लान नहीं है, जिस तरह से नाटो का था या वार्सो पैक्ट का था या इवन यूनाइटेड नेशंस का भी है। इस तरह से कोई इसका चार्टर नहीं है, इस तरह से कोई इसके अलग अलग रोड मैप नहीं है, सिर्फ ये एक दिखता है कि चीन के खिलाफ एक गुटबंदी है। दूसरा, ये सिर्फ मैरीटाइम यानी समुद्री और समुद्री रिलेटेड इश्यू से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, इससे समुद्री मामलों में ही इसका जुड़ा हुआ है। दूसरे कोई व्यापार पक्ष या अन्य टेक्नोलॉजी या स्ट्रेटेजिक पक्ष इनकी वार्ता में तो आते हैं, लेकिन इनके डेकोरम यानी ऑब्जेक्टिव्स में इन पर कोई खास रोड मैप, दिशा निर्देश नहीं है। इंडियाज रिलेक्टेंस टू ज्वाइन मैरीटाइम अलायंसेस, बहुत सारे देशों में, बहुत सारे गुटों में भारत शुरू से ही किसी भी मिलिट्री मैरीटाइम अलायंस को ज्वाइन करने से बहुत ही रिलेक्टेंट यानी कि सहज रहा नहीं है। तो ये इनके समस्याएं हैं किनकी? क्वाड की। अब देखते हैं कि क्या ये नैम से बराबर मिलता जुलता है या नहीं। इज इट सिमिलर टू नैम? सो नो, इट इज़ नॉट सिमिलर टू नैम, एक्चुअली इट इज़ क्वाइट ऑपोजिट टू इट। यह उसके पूर्णतः विपरीत है। नैम क्या था कि भारत जो है वो ना तो यूएसए की तरफ जाएगा और ना ही रशिया की तरफ जाएगा, वो एक गुट निरपेक्ष राष्ट्र बनेगा और ऐसे ही राष्ट्रों का एक नेता बनेगा, जो नेहरू जी के समय में था। वो उस समय के लिए भले ही ठीक हो, लेकिन आज के समय में जब वर्ल्ड हैज चेंज्ड, सो वी नीड टू लुक आफ्टर आवर स्ट्रेटेजिक्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड वी नीड टू मूव टुवर्ड्स वेयर रियलिज्म, we need to move towards realism keeping in mind that idealism is on the back seat। यानी कि आदर्शवाद को छोड़कर अब हमें यथार्थवाद की ओर बढ़ना होगा, यानी कि अपने नेशनल और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को देखना होगा। और वो इंटरेस्ट कहाँ है? तो आज वो इंटरेस्ट यूएसए द्वारा नेतृत्व किए जाने वाले पश्चिमी दुनिया में है। इस तरह से अगर आप कह सकते हैं कि पहले जब हम नैम के पार्ट थे यानी गुट निरपेक्ष देश थे, आज हम धीरे धीरे यूएसए की तरफ बढ़ रहे हैं। किस राह पर? तो रियलिज्म की राह पर, यानी यथार्थवाद की राह पर। इस तरह से अपने आंसर को आप कंक्लूड कर सकते हैं, और इसे एक चिंता के तौर पर भी बताया जा सकता है कि किस तरह से जो नैम के ऑब्जेक्टिव्स थे उससे हम अलग हो रहे हैं, और ये हो सकता है कि रशिया से हमारे संबंध इसके बदले में कुछ उतने अच्छे ना रह पाए। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियल एक्टिविज्म? न्यायिक सक्रियता क्या है? और इसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थगित किए गए 3 कृषि सुधारों बिल के परिप्रेक्ष्य में डिस्कस करें। यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म तो बताइए ही, और इनके परिप्रेक्ष्य में बताइए कि क्या है ये, क्या ये ओवर रीच था, क्या ये जुडिशियल एक्टिविज्म ही है, क्या ये सक्रियता भरी है या ज़्यादा है।
तो पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द आर्किटेक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिजाइन्ड अ स्टुपेंडस डॉक्यूमेंट with three organs of government, that is legislature, executive and judiciary, and all are having separate powers. But many a times what is happening that judiciary seem to be overpowering the other two, and the recent example of staying these three reform bills is a live evidence. ठीक है, संविधान निर्माताओं ने एक महान संविधान की रचना की जिसमें सरकार के 3 अंगों को जगह दी गई, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। लेकिन बहुत से केसेस में यह मुख्यतः यह देखा जा रहा है कि न्यायपालिका जो है बाकी के 2 अंगों में कभी कभी उनके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रही है, जिससे ही जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं, न्यायिक सक्रियता कहते हैं। और इस न्यायिक सक्रियता की वजह से क्या हो रहा है, जो बैलेंस है, जो सोसाइटल, जो गवर्नमेंटल बैलेंस है, वो बिखरने की राह पर आ सकता है। उसमें एक चिंता का विषय बना हुआ है। और हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने इन 3 बिलों को स्थगन यानी स्टे करने का जो ऑर्डर दिया, सुप्रीम कोर्ट का मेन काम होता है किसी बिल या किसी कानून या किसी विधेयक की संवैधानिकता को जांच करना, टू डिटरमाइन इट्स कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, नॉट टू स्टे इट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है, जिससे कुछ लोग जुडिशियल एक्टिविज्म और कुछ लोग जुडिशियल ओवर रीच भी देख रहे हैं। जुडिशियल जो है अपने क्षेत्र से, अधिकार क्षेत्र से ऊपर उठकर दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रही है। इस तरह का आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। अब देख लेते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है। तो यह एक प्रोएक्टिव रोल है, किसके द्वारा, जुडिशरी के द्वारा, यानी नागरिक के अधिकारों को समाज में न्याय लाने के लिए, सोशल इंजीनियरिंग को बढ़ावा देने के लिए, जस्टिस इन सोसाइटी को बढ़ावा देने के लिए कभी कभी सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय या न्यायालय के जज अपने अधिकार क्षेत्र से आगे जाकर कुछ ऐसा करते हैं जो दोनों के यानी कि विधायिका या कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र का काम है, उसे ही जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। इसे इंट्रूजन की तरह भी देखा जाता है, यानी कि एक तरह से ये किसी के और अधिकार क्षेत्र का काम अपने अधिकार क्षेत्र में लेने के प्रक्रिया को ही ये जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। ठीक है, ये मुख्यतः इसलिए किया जाता है कि संविधान तो लागू हो ही, लेकिन वो भावना भी लागू हो, यानी जिस भावना से संविधान बनाया गया था वो भावना भी लागू हो। सिर्फ संविधान के नियम ही लागू ना हो, संविधान जिस भावना से बनाया गया था उस भावना में भी लागू होता हुआ दिखे। और जब ऐसा नहीं होता है तब न्यायालय या उनके न्यायाधीश इस तरह की एक्टिविज्म का काम, सक्रियता का काम करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका जस्टिफिकेशन क्या है, जो लोग इसके समर्थक में हैं वो क्या कहते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, परफॉर्म सोशल रिफॉर्म्स, यानी कि समाज सुधार और नागरिकों के अधिकार को हितों के लिए जब उन्हें लगता है कि विधायिका जो एक मैलिफाइड इंटेंशन से काम कर रही है, यानी केवल और केवल राजनीतिक स्वार्थ से वो काम कर रही है, तब वो अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करके विधायिका के क्षेत्र में जा सकते हैं और ये कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को मुख्यतः न्याय की उम्मीद अंतिम रूप से न्यायालय से ही होती है और इसलिए वो न्यायिक सक्रियता को समर्थन करते हैं या उस पर बढ़ावा देते हैं और इसे गलत नहीं मानते हैं जब तक कि ये हर बार ना हो और ये ओवर रीच तक ना पहुंच जाए। अब इससे कुछ भय हैं, वो क्या भय हैं, तो ये है वैचारिक भय, यानी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, संविधान की जो आइडियोलॉजी थी उसके साथ ये कॉम्प्रोमाइज़ करना हो जाएगा। वैधानिक चिंताएं, अगर सारे के सारे कानून की वैधानिक चिंताएं अगर सुप्रीम कोर्ट या अलग कोर्ट ही देंगे तो फिर विधानसभा या पार्लियामेंट किस लिए है, उनका क्या काम है। पार्लियामेंट द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा बनाए गए बिल, यानी कि आप कर रहे हैं कि इनडायरेक्टली वो तो लोगों का ही रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो उनकी सत्ता को आप नकार रहे हैं। मैनेजमेंटल इश्यूज हैं एंड most important is the legitimation fears, their epistemic fears, that means क्या वो जो सुप्रीम कोर्ट के या न्यायालय या न्यायाधीश जो है उस विचार विमर्श में या उस न्याय के सब्जेक्ट में, उस विषय के सब्जेक्ट में क्या वो इतने पारंगत हैं, आर दे सो मच काइंड ऑफ लाइबल और एलिजिबल टू एक्सेप्ट और डी एक्सेप्ट सच लॉज। ठीक है, तो ये भी सवाल उठ रहे होते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है जुडिशियल रिस्ट्रेंट, दैट मीन्स न्यायिक संयम। यानी ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी अमेरिका का ही कॉन्सेप्ट है और इसमें ये बताया गया है कि न्यायपालिका अपने अधिकार बाहर हस्तक्षेप ना करते हुए केवल वही करे जो उसके कार्य क्षेत्र में सीमित है, विदाउट ट्रांसफरिंग या विदाउट इंटरफेयरिंग इन द एक्ट्स एंड द मैटर्स ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज एग्जीक्यूटिव। नाउ जजेस मस्ट नो देयर लिमिट्स एंड नॉट ट्राई टू रन द गवर्नमेंट फ्रॉम देयर जुडिशियल चेयर। ठीक है, न्यायाधीशों को यह समझना चाहिए कि उनका काम सरकार चलाना नहीं है, उनका काम है समाज में न्याय
को प्रतिपादित करना यानी कि न्याय कराना, सरकार चलाना या विधान बनाना इनका काम नहीं है। ये बहुत सारे जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के पैनल से भी इस पर यही राय दी है। जुडिशियल रिस्ट्रेंट इज द आंसर ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। इस तरह से अपना कंक्लूजन करके आप इसको एंड कर सकते हैं। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। व्हाट आर बैड बैंक्स एंड हाउ इट इज गोइंग टू सॉल्व द एनपीए प्रॉब्लम। ठीक है, बैड बैंक क्या है और गैर निष्पादित संपत्ति की प्रॉब्लम को ये कैसे निजात दिला सकता है। हाल ही में बजट में भी इसके बारे में डिस्कशन किया गया था, तो ये करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट इशू है, देखते हैं। सो इन द प्रोसेस ऑफ आउटकमिंग अ पैंडेमिक, अभी हम लोग एक महामारी से लड़कर उबर रहे हैं और इकोनॉमी धीरे धीरे अपने राह पर वापस जा रही है। इसी बीच में आईएमएफ जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसने ये कहा है कि हमारे जीडीपी जो है वो 11% की दर से आगे बढ़ेगी, यानी ये अच्छा संकेत है। और इसको देखते हुए सरकार ने भी जो बैंकिंग सेक्टर है, किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर उछाल लानी है, उसकी अगर अच्छी वृद्धि होनी है, तो वहाँ बैंकिंग सेक्टर मजबूत होना चाहिए, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। तो उस सेक्टर को मजबूत करने के लिए जो वहाँ एनपीए की जो प्रॉब्लम थी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, गैर निष्पादित संपत्तियों की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बैड बैंक का कॉन्सेप्ट लाया है। वो ये चीज़, बैड बैंक वो संस्थाएं होती हैं जो इन बैंकों के एनपीए को खरीद कर वाजबी भाव से और फिर वो अपने हिसाब से उनसे डील करती हैं। तो जो बैंकों के खाते में जो पैसे होते हैं, जो बैंकों का नुकसान होता है, वो बैड बैंक का नुकसान हो जाता है और बैंकों की बैलेंस शीट जो है वो क्लियर हो जाती है और इसी वजह से उनकी कर्ज देने की क्षमता बढ़ती है और मार्केट में पैसा आता है, जिस पैसे का इन्वेस्टमेंट हो सकता है और उस इन्वेस्टमेंट से आर्थिक विकास हो सकता है। तो देखते हैं कि किस तरह से ये आगे बढ़ रहा है और क्या क्या इसके इंट्रोडक्शन लिखने के बाद हम इसमें बैड बैंक को पहले डिफाइन करेंगे, वो कैसे काम करेगी और वो कैसे अर्थव्यवस्था में बूस्ट लेकर आ सकती है, उसको भी डिफाइन करेंगे। व्हाट आर बैड बैंक्स? मॉडिफाइड एसेट रीस्ट्रक्चर कंपनी, दैट इज एआरसी। ठीक है, ये एक तरह की एसेट को रीस्ट्रक्चर की कंपनी है जिसका मुख्य काम होता है कि बड़े बड़े बैंकों से उनके लीज या लोन, इस तरह की संपत्ति जो गैर निष्पादित है, उसे लेकर अपने हिसाब से उसको डील करना, बदले में जो मार्जिनल प्राइस है वो उन बैंकों को देकर, ताकि उन बैंकों का जो घाटा है वो हट जाए और वो प्रॉफिट में हो सके, ताकि उनके बैंकों की जो प्राइस वैल्यू है, शेयर वैल्यू है, मार्केट की कैपिटलाइजेशन वैल्यू है, वो बढ़ जाए और उन्हें फ़ायदा हो सके। टू बाई द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोथ लोन एज वेल एज लीज। ठीक है, बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट की वाजबी दर पर खरीदने वाली संस्था। इनिशियली टू बी फंडेड बाय गवर्नमेंट, इनिशियली सरकार उसे पैसे देगी क्योंकि वो लोन खरीदने के लिए पैसा कहाँ जाएगा, सरकार देगी। बाद में मार्केट में वो अपने आईपीओस को जारी करते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर्स। इनिशियल पब्लिक ऑफर वो होता है जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को जारी करती है आम पब्लिक के लिए, तो उसे इनिशियल पब्लिक ऑफर कहता है। उन बॉन्ड्स को मार्केट में रिलीज करके ये पैसा उठा सकती हैं, उन पैसों से ये इस लोन को खरीदेंगी। और बैंकों की और कंपनी की जो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है, ठीक है, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या होती है? बैंक और कंपनियों के दोनों की ही बैलेंस शीट में लोन है, बैंक ने कंपनी को लोन दिया, अब कंपनी लोन नहीं चुका पा रही, तो इसकी बैलेंस शीट में भी लोन दिख रहा है और इसके बैलेंस शीट में भी एनपीए दिख रहा है, यानी कि दोनों की ही बैलेंस शीट खराब हो रही है और ये इकोनॉमी का, ये आर्थिक स्थिति का घटने का परिचायक है, यानी ये आर्थिक सुधार में या आर्थिक वृद्धि में ये नुकसानदायक होता है। और बड़ी बड़ी कंपनियां जो रेटिंग एजेंसी होती हैं, जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था को रेटिंग देती हैं, नंबर देती हैं, वो इन एनपीओस को देखकर हमारी रेटिंग कम कर देती हैं, जिसकी वजह से बाहर से आने वाला निवेश, एफडीआई या इन्वेस्टमेंट्स, वो हमारे रेटिंग को कम आते हुए हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कम होता है। ये एक बड़ी ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे ही बैड बैंक बैंकों की जो ये एनपीए संपत्ति को खरीद लेगा, तो बैंकों की बैलेंस शीट स्वस्थ हो जाएगी और उनकी रेटिंग बढ़ सकेगी और अर्थव्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकता है। ठीक है, बाद में शेयर मार्केट में अपने आईपीओ से पैसे भी कमा सकती हैं। किस तरह से ये एनपीए के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगी? तो हमने जैसे बताया था कि अंडर परफॉर्मिंग एसेट को जैसे ही खरीदेंगी तो उनकी जो बैलेंस शीट है बैंकों की, वो हेल्थी हो जाएगी और हेल्थी होने की वजह से क्या होगा कि पैसे आ जाएंगे, तो उनकी बैलेंस शीट अपने आप ही सुधर जाएगी, बैंकों की रेटिंग बढ़ेगी और उनके कर्ज लेने और उनके कर्ज देने दोनों की क्षमता बढ़ जाएगी, जिससे अर्थव्यवस्था में भारी सुधार आ सकता है। इस तरह से वो एनपीए की समस्या को सॉल्व कर लेंगे। हाउ इट इज़ गोइंग टू हेल्प,
ये किस तरह से मदद करने वाली है अर्थव्यवस्था की। कैसे मदद करेगी? तो जैसे ही बैंकों की स्थिति अच्छी होगी, उन्हें की कर्ज देने की क्षमता बढ़ जाएगी, और कर्ज देने की क्षमता बढ़ने की वजह से क्या होगा कि बैंकों में या मार्केट में कैपिटल आने वाला है, और कैपिटल आने से सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा? छोटे, लघु एवं मध्यम उद्योगों को, कंपनियों को फ़ायदा होगा। और जब उनके पास फ़ायदा होगा, जब उनके पास पैसा रहेंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो नेट मनी फ्लो, जिसे कहते हैं कैपिटल फ्लो इन द मार्केट, विल लीड टू द फ्लो ऑफ मनी टू द लास्ट मैन, एंड दैट विल कॉज द इकोनॉमी टू मूव अप। ठीक है, इस तरह से इकोनॉमी आगे बढ़ेगी जैसे जैसे कैपिटल फ्लो होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, सर्विसेज बढ़ेंगी, सर्विस का कंजम्पशन बढ़ेगा, गुड्स का कंजम्पशन बढ़ेगा, एंड दैट इज वाई व्हेन द कंजम्पशन विल इंक्रीज, द मैन्युफैक्चरिंग विल इंक्रीज, एंड दिस विल इंक्रीज द होल cycle, and the whole cycle of economic growth will be achieved, and the focus or our aim to become a 5 trillion economy will be achieved by doing this. So this you can write in the benefits and how it is going to help. Now what are the concerns? इसकी समस्याएं क्या हो सकती है? concerns is what if कि ये इनिशियली जब सरकार इसे पैसे देंगी, तो ये तो पब्लिक के पैसे से, यानी लोकल टैक्स पेयर के पैसे से बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों के लोन को खरीदा जाएगा। तो ये तो पब्लिक के पैसे से बड़े कॉरपोरेट प्लेयर के लोन्स को खरीदना, यानी कि पब्लिक के पैसे से ये किस एक तरह का क्या होगा? विश्वासघात कह सकते हैं इसे, कि पब्लिक आम जनता के टैक्स के पैसे से बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनीज के एनपीओ या लोन्स को खरीदा जाए और बैंकों के लोन को चुकाया जाए। दूसरा, अगर किसी ने बैड बैंक के एनपीओस को या आईपीएस को लिया ही नहीं, तो पैसे कहाँ से इकट्ठा करेगी? अगर बैड बैंक खुद ही एक एनपीए बन जाए, तब क्या होगा? तो ये सारी उनकी चिंताएं हैं। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बैड बैंक जो है वो लोन चुका नहीं रही है, वो क्या कर रहे हैं? लोन को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। लोन तो अभी भी है ही, तो इससे कर्ज की समस्या ख़त्म नहीं हो रही, बस ये ट्रांसफ़र हो रही है। और अभी कैसा हो सकता है कि बहुत जल्दी ऐसे बहुत सारे बैड बैंक बन तो जाएं, लेकिन वो सारे के सारे बैड बैंक अपने आप में एक एनपीए हो जाएं और इकोनॉमी को बहुत बड़ा घाटा हो। तो इसको भी देखना ज़रूरी है। तो ये हमारे कंसर्न्स हैं, इनको मिलाकर एक आप कंक्लूजन दे सकते हैं कि किस तरह से इसे रेगुलेशन यानी कि सावधानी पूर्वक बनाना चाहिए, और ज़्यादा नहीं बल्कि 3-4 बैड बैंक ही रहने चाहिए, उनका प्रॉपर रेगुलेशन होना चाहिए, आरबीआई उन पर ध्यान रखे और सरकार इसे मेंटेन करे। ठीक है। Now the fourth question is, what is 7 Nischay Part 2 program launched by the Bihar Chief Minister? How it is going to supplement the development of Bihar in the coming years? 7 निश्चय जो 2 प्रोग्राम है वो क्या है और किस तरह से बिहार की प्रगति में सहायक होने वाला है? So in order to take Bihar to the heights of new sustainable and human economic development, Chief Minister has announced this program, which is what? An updation of the previous program, that is the amalgamation of Atmanirbhar Bharat to become Atmanirbhar बिहार। इस तरह से इंट्रोडक्शन आप ले सकते हैं। ठीक है, तो बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जो पुराने से पहले से चली आ रही 7 निश्चय पार्ट 1 योजना को आत्मनिर्भर भारत से जोड़कर 7 निश्चय 2 परियोजना यानी कि ज़्यादा अपग्रेडेड फॉर्म में, ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में एक नई योजना को लाया गया है, जिससे आत्मनिर्भर बिहार को बनाने की क्षमता है। इस तरह से आप एक इंट्रोडक्शन देकर फिर इसको इसकी बॉडी की तरफ घूमेंगे कि ये योजना मुख्यतः है क्या, इसमें मुख्य क्या क्या प्रावधान है और किस तरह से ये बिहार के आर्थिक विकास में सहभागी बन सकती है। तो देख लेते हैं कि क्या है 7 निश्चय। तो ये शुरू होता है सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधा, सशक्त महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट, एंड वुमेन एम्पावरमेंट इन बिजनेस ऑल्सो, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, हर खेत को पानी, दैट इज इरिगेशन टू एवरी लैंड, स्वच्छ एंड विकसित शहर, दैट इज क्लीननेस एंड हाइजीनेस इन द सिटी, with more cleanliness and hygienics in the city that will lead to the development and investment in these cities and the urban local bodies। जो वहाँ की लोकल बॉडीज़ हैं उनमें इन्वेस्टमेंट होगा, उनके रेवेन्यू बढ़ेंगे और वहाँ पे लोकल लेवल डेवलपमेंट का काम बढ़ सकेगा। जैसे कि आप देखेंगे वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न स्टेट्स में, इंडिया के वेस्टर्न स्टेट्स में इस तरह की लोकल बॉडी स्ट्रांग है, उस तरह की लोकल बॉडीज़ ईस्टर्न स्टेट्स में नहीं है। इनका एकमात्र कारण यही है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दैट मीन्स टू एम्पावरिंग द यूथ बाय एम्पावरिंग द स्किल, higher education, student credit card schemes, etc.
कनेक्टिविटी यानी इंक्रीजिंग द कनेक्टिविटी रोड एंड ट्रांसफरेबल एंड मोटरेबल रोड्स फॉर स्पेशली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, टूरिस्ट कॉरिडोर्स, रिलीजियस कॉरिडोर्स, ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर्स, इस तरह के कॉरिडोर्स बना के इफ़ द कनेक्टिविटी इज़ गुड देन द इकोनॉमी विल फ्लो. So roads are the lifeline or the blood veins of a running economy, and that is why it needs to be flowed more. And finally, Swachh Gaon, that is clean village, and that clean village will lead to the better hygiene of the people and less investment or less money invested in the health related issues, and that will help in investing the money to the other factors like dairy farming, horticulture, bee farming, floriculture, etc. नाउ 7 निश्चय पार्ट 2 यानी क्या है ये. तो जैसे कि हमने देखा कि किस तरह से ये विकास में डेवलपमेंट कर रहा है. तो ये हर क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, यातायात में है, संचार में है. तो किसी भी समाज के इन क्षेत्रों में अगर विकास होगा तो जाहिर सी बात है कि वो सर्वांगी विकास यानी कि ऑल अराउंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा. तो इसी तरह से जब 7 निश्चय प्रोग्राम जो हर एक इकोनॉमी के सेक्टर को केटर कर रहा है, हर इकोनॉमी में योगदान दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये इट इज़ गोइंग टू हैव एन ऑल अराउंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो इस तरह से ये बिहार के विकास को समृद्ध करेगा और बिहार के विकास का सहभागी बन सकता है. इसमें प्रमुख 2-3 योजनाएं हैं, वो क्या हैं उसके कॉन्क्रीट फैक्ट्स देख लेते हैं. हाउ इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द डेवलपमेंट. सो इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट बाय गिविंग द क्रेडिट कार्ड स्कीम that is up to 5 lakh credit to the students for higher education, and when the students are educated and skilled they will be more employable, and when the employment यानी कि जैसे ही रोजगार बढ़ेगा then सर्विस कंजम्पशन बढ़ेगा, एंड द इंक्रीज इन कंजम्पशन विल बी, जब खाद्य कंजम्पशन बढ़ने से क्या होगा, आर्थिक वृद्धि होगी. दूसरा है कि डेवलपमेंट ऑफ ITIs, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स, कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स टू एनहांस द स्किल डेवलपमेंट. ठीक है, शैक्षणिक योग्यता एवं संस्थानों की गुणवत्ता में बढ़ोतरी की जाएगी. महिला सशक्तिकरण में क्या होगा कि द वुमेन एंटरप्रेन्योर, वो महिलाएं उद्यमी अगर किसी उद्यम को कर रही हैं तो उनके इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी पहले इन्वेस्टमेंट के या तो 50% या 5 लाख तक जो भी कम हो उसमें उनको अनुदान मिलेगा. दैट इज दे विल बी गिवन सब्सिडीज एंड लोन इन्वेंशन स्कीम्स फॉर देयर एंटरप्रेन्योरशिप. यानी कि ऐसे ही रोजगार या ऐसे उद्यम जहां पर महिला उद्यमियों से हेड कर रही हैं उन पर 5 लाख से लेकर 5,000 तक के यानी 50% या तो उस प्रोजेक्ट का 50% या फिर मैक्सिमम 5 लाख तक का अनुदान उन्हें मिलेगा, जो उनमें एम्प्लॉयबिलिटी यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता को बढ़ावा देगा और सर्वांगी विकास यानी वुमेन एम्पावरमेंट भी होगा, एंड साथ ही साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा. तो इस समाज का दैट इज कंप्लीट अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी. इरिगेशन एंड क्लीन वाटर एंड क्लीन विलेजेस एंड सैनिटेशन, दैट इज मोर इरिगेशन, खेतों में अच्छी सिंचाई होगी तो क्या होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा, एंड गुड प्रोडक्शन विल लीड टू द गुड क्रॉप इन्वेस्टमेंट एज वेल एज गुड क्रॉप रिटर्न. अच्छी आमदनी होगी एंड अच्छी आमदनी विल फाइनली लीड टू व्हाट, द कंजम्पशन ऑफ goods and services, and that will boost the economy. And most another thing is focus on connectivity, more development, more investment on the state transport routes, state highways, local roads, local bodies, special industrial corridors. जैसे कि आप देख सकते हैं कि पटना से भागलपुर से बने या पटना से आरा हो, बरौनी से बीच में जो लाइन हो इस तरह, या कैमूर सीमेंट फैक्ट्री से पटना के बीच में लाइन हो, जो कोइबर ब्रिज हो, कोलाइवर ब्रिज हो, अभी नए नए ब्रिज बन रहे हैं, कोसी महासेतु, इस तरह के जो डेवलपमेंट होंगे तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी जैसे ही बढ़ेगी उसी तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ेगी और साथ ही साथ एक कंप्लीट इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट भी होगा. और जैसे ही इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट किसी सोसाइटी का होता है वहाँ पर सोशल अपलिफ्टमेंट भी अपने आप ही हो जाएगा. दिस विल कॉज द ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ अ स्टेट. सो इन पॉइंट्स को यूज़ करके यू कैन राइट अ कंप्लीट आंसर एंड गिव अ कंक्लूजन दैट दीज स्कीम्स या ये स्कीम जो है, यही प्रोग्राम, इन योजनाओं से सामाजिक, आर्थिक एवं स्वास्थ्य इन क्षेत्रों में बल मिल रहा है. और जब ये तीनों क्षेत्र एक साथ आगे बढ़ेंगे तो बिहार का विकास इसमें लाजमी है. ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं. जय हिंद.